चलो, जो टॉपिक अपन ले रहे हैं वो है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लेब, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन बनता है, फाउंडेशन का टॉपिक है ना? हाँ, बट ये सीबीएसई में ही आता है, आपसे डेफिनेशन पूछते हैं कि व्हाट गुड इज, इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग बेटा, आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो सर सीबीएसई अभी तक आपने क्या पढ़ाया? बस स्टार्ट करिए क्लास, अभी कुछ भी नहीं पढ़ा, बस ये टॉपिक ही लिखा है। सर आज पढ़ेंगे ना रात को सर? अभी ये तो कर लो, फिर मैं बता दूंगा। पहले तो स्टार्ट करिए क्लास, एक मिनट देखो, है ना। इसको देखो ध्यान से, टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ, हाँ लूंगा, मैं क्लास लूंगा रात को, है ना। बट पहले देखो, देखो आपसे जो बोर्ड में ओनली आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट, डिफाइन द लेटरल डिस्प्लेसमेंट, सिर्फ यही क्वेश्चन आपके बोर्ड में आता है। एक क्वेश्चन और आ सकता है कि prove that when the refraction takes place through the glass slab, the incident ray, the path of incident ray is parallel to the path of emergent ray। ये क्वेश्चन बनता है। एक चीज ये भी होती है, कभी कभी ये प्रूफ करने को आ जाता है कि why the path of incident ray is parallel to the path of emergent ray, ये भी क्वेश्चन कभी पूछ लेते हैं आपसे। पर मेजोरिटी जो है, मेजोरिटी आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा वो कि भाई डिफाइन द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो द टॉपिक इज रिफ्लेक्शन थ्रू अ ग्लास स्लेब, टॉपिक जो है वो है रिफ्लेक्शन थ्रू अ ग्लास स्लेब, ठीक है। उसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। 90% चांस है कि पेपर में, बोर्ड के लिए बात बता रहा हूँ मैं, ओनली बोर्ड में आपसे डिफाइन करवाएगा। और क्योंकि हम फाउंडेशन का भी कर रहे हैं तो हम इसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे और उस फॉर्मूले से फिर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो अभी हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है समझना कि व्हेन द रिफ्लेक्शन टेक प्लेस थ्रू अ ग्लास स्लेब, ग्लास स्लेब मींस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब, ये ध्यान रखना आप, विच टाइप ऑफ ग्लास स्लेब, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब, ठीक है। रिफ्लेक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब, चलो इसको देखते हैं। तो लेट्स फर्स्ट राइट कि लेट अस कंसीडर, let us consider a rectangular rectangular glass slab, okay, rectangular glass slab of thickness, rectangular glass slab of thickness t, कोई rectangular glass slab उसकी thickness कितनी t है, सर and ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वही तो पढ़ा रहे हैं बेटा, वही तो स्टार्ट करा है टॉपिक, अभी उसी को समझ रहे हैं ना क्या होता है, देखो आप। सो लेट अस कंसीडर अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब, ठीक है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब ऑफ थिकनेस टी, ठीक है, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम ले रहे हैं एन जी, जी मतलब ग्लास, एन तो आप जानते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, हमने एक, सबसे पहले इसका डायग्राम देखते हैं। तो एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब बनाते हैं, देखो आप, ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब लेते हैं कुछ इस तरीके से। सो दिस इज द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब, नेम इसका कर देते हैं पी क्यू आर एंड एस, ठीक है। सो पी क्यू आर एस इज अ rectangular glass slab. Now refractive index of glass slab is how much, ng, so ng is a refractive index of glass slab. Now देखो यहाँ इसके ऊपर जो है एयर होगी, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ refractive index of air Na, ऐसे नीचे हम लिख सकते हैं कि refractive index of air कितना होगा, Na लिख देते हैं उसको, ठीक है। Now you can see that this is the rectangular glass slab and thickness of this glass slab, thickness of this rectangular glass slab is how much, t. So T is the thickness of this rectangular glass slab. Okay. Now you can see that how many interface is there, कितने इंटरफेस है यहाँ पर। अगर हम ये कहें कि लाइट रे ऊपर से आ रही है तो कितने इंटरफेस दिख रहे हैं आपको, इंटरफेस मतलब मीडियम कहाँ का चेंज सर हो। ऊपर से आ रही है तो एक ही इंटरफेस है। अच्छा, एक तो ये नहीं हो जाएगा पी क्यू, सर और दो हो गए यस ना, सर। एक तो पी क्यू होगा और एक आर एस होगा, एक क्यों होगा, दो इंटरफेस होंगे ना, एक तो ये पी क्यू यस हो गया सर। और एक दूसरा क्या हो गया, आर एस हो गया, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लेते हैं यहाँ पर। तो ये पॉइंट ऑफ सर इंसिडेंस, पर अगर अपन कहेंगे कि लाइट सब जगह से आ रही है तो फिर पीएस और आरक्यू भी होंगे ना? हाँ पर आपको तो एक ही रे लेनी है ना, आपको तो फिनोमिना देखना है, रेस तो बहुत सारी आ रही है, बट आप फिनोमिना कैसे देखोगे, एक ही रे लेनी पड़ेगी ना आपको कोई सी, तभी तो आप फिनोमिना देख पाओगे,
ठीक है, तो ये O1 हो Yes, गया sir. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आप नॉर्मल बनाओगे, ये आपने यहाँ पर नॉर्मल बना लिया, इस नॉर्मल को कर देते हैं अपन N1 और N1 डैश। ध्यान से देखना, मैं ज्यादा थ्योरी नहीं लिखाऊंगा इसमें। सो PQRS is a rectangular glass slab. Now in this glass slab we choose this O1 as a point of incidence, तो O1 आपको point of incidence हो गया, और N1 डैश क्या हो गया, नॉर्मल एट दिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, अब यहाँ पर अपन बनाते हैं इंसिडेंट रे। ओके, नाउ लेट्स टेक दिस इज अ इंसिडेंट रे, ये हमने इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे बन गई आपकी। ओके, इसका नेम दे देते हैं, इसको ए कर देते हैं। So AO1 is a incident ray. Now AO1 is a incident ray, then this angle is the incident angle. इसको I से मार्क कर देता हूँ, this is the incident angle। ठीक है, तो अब ये जो इंटरफेस है PQ, इस PQ में ऊपर की तरफ तो एयर है और अंदर क्या है, ग्लास। तो एयर जो है वो कौन सा मीडियम है, रेयरर, और ये कौन सा है, डेंसर। तो रेयरर से डेंसर में जब रे जाएगी तो टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी या towards the normal. टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी। ठीक है, तो हम देखो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि ये जो इंसिडेंट रे है इसका पाथ आगे एक्सटेंड कर देना है आपको। ठीक है, मैं येलो कलर से कर रहा हूँ, विजिबल होगा आपको। इसका जो पाथ है, अगर ये स्लेब नहीं होती तो पाथ कुछ इस तरह से होता है इसका। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ सीधी लाइन बने। ठीक है, अगर इफ देयर वुड नॉट बी अ दिस ग्लास स्लेब, देन दिस वुड बी अ पाथ ऑफ दिस इंसिडेंट रे। जो ये इंसिडेंट रे है इसका ये पाथ होता है। ठीक है, अब बिकॉज यहाँ पर चेंज हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है, रेयरर से डेंसर में जा रहा है, तो रेयरर में डेंसर में जा रहा है तो क्या होगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल होगा, तो अपन टूवर्ड्स द नॉर्मल कर देते हैं कुछ इस तरीके से। Yes, sir. ये टूवर्ड्स द नॉर्मल कर दिया। ठीक है, अब इस केस में ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये आपका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो ये तो आपका क्या हुआ, पहला जो इंटरफेस था, पहले इंटरफेस से ये जो रे है फर्स्ट इंटरफेस से। ठीक है, तो फर्स्ट इंटरफेस से रिफ्रैक्शन हो गया। नाउ अब ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे कहाँ पहुंचेगी, दूसरे इंटरफेस पे। अब जब दूसरे इंटरफेस पे पहुंचेगी यहाँ पर, तो यहाँ पर भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बनेगा, इसको अपन कर देते हैं O2। ठीक है, ये कर दिया मैंने O2, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ये वाला। ठीक है, और यहाँ पर नॉर्मल बनाते हैं हम कुछ इस तरह से, तो ये नॉर्मल बना। अब इस नॉर्मल का नाम कर देते हैं अपन N2, और ये N2 डैश हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, N2 एंड N2 डैश। ठीक है, नाउ दिस एंगल इज R, देन हाउ मच विल बी दिस एंगल, ये कितना होगा, Sir, आदि होगा. R ही होगा बेटा। ठीक है, सो दिस एंगल विल बी R, तो ये हमने यहाँ पर R कर दिया। समझ में आ रहा है? अब देखो, अब जो ये रे, Yes, अब sir. ये जो O1 O2 रे है, दिस O1 O2 इज अ इंसिडेंट रे फॉर दिस सेकेंड इंटरफेस। सेकेंड इंटरफेस के लिए जो ये O1 O2 है, ये क्या होगा, इंसिडेंट रे हो गई। अब डेंसर से रेयरर में जब आएगा, तो डेंसर से रेयरर में क्या होगा, away from the normal. Far अवे away फ्रॉम द from नॉर्मल normal. Away होगा, from the अवे फ्रॉम normal. द नॉर्मल। ठीक है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हमें बनाना है। सो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बनाना है। ठीक है, देन, और इसको ए I. करा था, ये O1 हो गया, O2 हो गया, इसको बी कर देते हैं अपन, इसको बी कर दिया। नाउ दिस एंगल इज ई, इस एंगल को अपन किससे डिनोट करेंगे, ई से डिनोट करेंगे। ठीक है, नाउ यू कैन सी Yes. दैट दिस रे O2b is called emergent ray। ठीक है, now this is the path of a emergent ray and this is the path of a incident ray। now the perpendicular distance between the emergent ray and the incident ray और emergent ray के बीच का जो perpendicular distance है, उसी को बोला जाता है lateral displacement। okay, the perpendicular distance between the path of incident ray and the path of emergent ray, ये जो perpendicular distance है, this distance is called lateral displacement। ठीक है, now you सर can यहाँ पे see here, इमरजेंट रे BO2 है ना? हाँ मैं आपको सब बता देता हूँ, यहाँ देखो आप, I will write all the notation so you know that this PQRS is a glass slab। okay, PQRS is a glass slab of refractive index Ng and the thickness T, ये आपको पता ही है। now here this AO1, आप भी साथ साथ बताते जाना, what is AO1? AO1 is a incident ray। Incident ray. okay, incident ray। ठीक है, इंसिडेंट रे एट इंटरफेस कौन सा हो गया, ये आपका PQ। ठीक है, थोड़ा PQ. ध्यान थोड़ा मैं कम लिख रहा हूँ। सो AO1 इज अ इंसिडेंट रे। ओके, इंसिडेंट रे एट इंटरफेस PQ। नाउ यू कैन सी O1 O2,
O1 O2, O1 O2 is the refracted ray, Refracted ray. ठीक है, O1 O2 is a refracted ray। ये refracted ray किसके लिए है, किस इंटरफेस के लिए है, At PQ PQ। के लिए, PQ के लिए, ठीक है। नाउ दिस एंगल I इज द इंसिडेंट एंगल, Incident angle Incident ठीक है। angle अब ये हो गया आपका इंसिडेंट at एंगल। O1. नहीं, इंसिडेंट एंगल किस इंटरफेस पर है, PQ पे, at PQ। PQ पर इंटरफेस है ना। देन एंगल R क्या हो गया आपका, रिफ्रैक्टेड Refracted एंगल, angle Refracted angle at रिफ्रैक्टेड PQ. एंगल। अब ये भी कौन सा इंटरफेस पर है, at PQ। एट PQ पर, ठीक है। ये तो हमने PQ की बात कर ली। नाउ लेट्स सी फॉर नेक्स्ट इंटरफेस। सो नेक्स्ट इंटरफेस दिस O1 O2, O1 O2 is a incident ray, O1 O2 is a incident ray। अब किसके लिए इंसिडेंट रे है ये, एट RS, SR। हाँ ये RS लिख देते हैं ना, ये बात हो गई। इसके बाद O2B, O2B इज व्हाट, O2B इज, वो हम Refracted बोलेंगे, ray। हाँ रिफ्रैक्टेड रे है बिल्कुल, बट इसका नाम वी नेम इट एज इमर्जेंट रे, ओके, इमर्जेंट रे। ग्लास स्लैब से जो रे इमर्ज हो रही है, इमर्जेंट रे, ठीक है। सो इंटरफेस कौन सा लिया है हमने इसमें, RS वाला, ठीक है। नाउ दिस एंगल R इज द इंसिडेंट एंगल, और कौन सा इंटरफेस था ये, एट RS, ठीक है। नाउ एंगल E इज द Emergent इमर्जेंट एंगल, ठीक है। नाउ दिस इमर्जेंट एंगल इज एट इंटरफेस at RS, okay। Now here this X is a perpendicular, lateral displacement। हाँ, और इसको डिफाइन कैसे करेंगे, perpendicular distance between path of incident ray and path of emergent ray, okay, emergent ray। सर हाँ बोलो। सर आपने यहाँ पे इमरजेंट रे वही बताई है ना, ग्लास स्लैब वाले से जो रिफ्लेक्ट। O2B इज ए इमर्जेंट रे, जो कि सेकंड वाले इंटरफेस के लिए रिफ्लेक्टेड रे है ना, उसको हमने इमर्जेंट रे बोला है, ठीक है। उसको नेम क्या है, सर इमर्जेंट। तो O1 to O2 भी तो हो सकती है इमर्जेंट रे। इमर्जेंट मतलब है पूरी ग्लास स्लैब से जो बाहर आ रही है, तो पूरी ग्लास स्लैब से कौन सी रे बाहर आ रही है, O2B बाहर आ रही है, यस सर। ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो फर्स्ट पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है, व्हाट इज अ लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड पाथ ऑफ इमर्जेंट रे, इसको हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको अगर इसमें विजिबल हो रहा है, तो यू कैन सी दैट इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे आर, क्या है, क्या लग रहा है आपको, पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल है। इंसिडेंट पाथ, आई कैन राइट हियर दैट path of incident ray and path of emergent ray parallel to each other। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। सो ये तो पूरी मैंने थ्योरी बता दी आपको, रे डायग्राम ड्रॉ करके बता दिया कि व्हेन द रिफ्रैक्शन टेक प्लेस थ्रू द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, जब रिफ्रैक्शन होता है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से, तो किस तरीके का रे डायग्राम बनता है। सो दिस इज अ रे डायग्राम, ऑल द नेम्स जो भी हमने रे मानी है, इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, वो सारे नेम्स आपको मिल जाएंगे। और जो इससे रिजल्ट निकल के आ रहा है, वो रिजल्ट क्या है, डेट द पाथ ऑफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द पाथ ऑफ इमर्जेंट रे। एक तो ये रिजल्ट आ रहा है, और दूसरा क्या आ रहा है कि हमने क्या डिफाइन करा है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड द पाथ ऑफ इमर्जेंट रे इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, समझ में आया नहीं आया, ठीक है, आ गया सर। आया। अब नाउ वी कैन प्रूव इट ऑल्सो, that why the path of incident ray and why the path of incident ray
and the path of emergent ray is parallel to each other, यानी क्या कंडीशन है, for what condition the path of these two rays are parallel to each other। तो अब जो नेक्स्ट हम करने वाले हैं, जो स्टडी करने वाले हैं, नेक्स्ट ये स्टडी करेंगे कि what is the condition for which the path of incident ray and the path of emergent ray is parallel to each other। ठीक है, सबसे पहले आप इस पेज पे बता दो, इस पेज पे समझ में आया आपको? सर ये इसका प्रूफ है। ये सर आ गए। अभी प्रूफ कहाँ करा, अभी तो मैंने रे डायग्राम बनाया है और रे डायग्राम से आपको ये सॉल्व करके, हाँ बोर्ड में आपसे रे डायग्राम पूछ लेते हैं जो अभी मैंने बनाया हुआ है स्क्रीन पे, ये रे डायग्राम आपके आ चुका है पेपर में, और लेटरल डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन, ये दोनों चीज। ठीक है, अब जो प्रूफ है, प्रूफ बहुत रेयरली पूछते हैं, फिर भी आपको आना चाहिए, ऐसा कुछ टफ उसमें है नहीं, और वैसे भी आप लर्न तो करोगे ही सही। ठीक है, इस स्क्रीन पे अभी जो है उसमें कुछ डाउट है तो बताओ। नो सर। नो सर। चलो नो सर। अच्छा, मुझे बताओ कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का कितना होता है? 1 होता है। 1 होता है और 1। 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इंटरफेस लेते हैं। देखो अब देखना, अब यहाँ पर अब सबसे पहले हम लेते हैं कि फोर इंटरफेस, तो इंटरफेस हमारा पहला कौन सा, पी क्यू। ठीक है, सो फोर इंटरफेस पी क्यू। तो पी क्यू के लिए अगर मैं ये लिखना चाहूँ, पी क्यू के लिए हम लिखें कि भाई रिफ्रैक्ट, पी क्यू में हो क्या रहा है, देखो लाइट रे कहाँ जा रही है, एयर से ग्लास में जा रही है, तो हम ये लिखें कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, तो अपन ने वहां पे 1 2 लिखा था, यहाँ पर कहाँ एयर से ग्लास में जा रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, है ना, और इजिकल टू क्या होगा, साइन आई डिवाइड बाय साइन आर। यस सर। ठीक है, आता है आपको, साइन आई डिवाइड बाय साइन आर, इसको हम एक इक्वेशन कर देते हैं, 1 नंबर कर देते हैं, ये आया समझ में। अब दूसरा हम लेते हैं कि फोर इंटरफेस, दूसरा इंटरफेस क्या है अपना, आर एस। ठीक है, सेकंड जो इंटरफेस है वो क्या है, आर एस है। तो आर एस में आप देखो क्या हो रहा है, लाइट रे कैसी जा रही है, ग्लास से एयर में जा रही है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो ये क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अब यहाँ पर साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल कितना बनेगा, आर। ठीक है, यहाँ पर इंसिडेंट एंगल कितना है, आर साइन आर बाय साइन, है ना, साइन आर डिवाइड बाय साइन Yes. ई, है ना, साइन आर यस सर। डिवाइड बाय क्या आएगा, साइन ई आएगा, ये आ जाएगा, ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी अपनी। अब क्या करते हैं कि जो फर्स्ट इक्वेशन है आपकी और सेकंड इक्वेशन है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो यहाँ इस साइड आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा आपका तो साइन आई बाय साइन ही आ जाएगा, एन जी डिवाइड बाय एन ए। ठीक है, इंटू एन ए डिवाइड बाय एन जी, ये कर दोगे, और इजिकल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन आई डिवाइड बाय साइन आर इंटू साइन आर डिवाइड बाय साइन ई। ठीक है, तो देखो इस एन जी से इस एन जी कैंसिल, इस एन ए से एन ए कैंसिल, या साइन आर से साइन आर कैंसिल, 1। तो इधर तो 1 बचेगा, और यहाँ पर आपके पास बचेगा साइन आई डिवाइड बाय साइन ई। ठीक है, यानी कि यहाँ से आपके पास बच जाएगा साइन आई इज इक्वल टू साइन ई, साइन ई, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा आई इज इक्वल टू ई। आई इज इक्वल्स टू ई। ठीक है, सो व्हेन द रिफ्रैक्शन टेक प्लेस, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन द रिफ्रैक्शन टेक प्लेस थ्रू द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं इतना लिखूंगा नहीं इसमें, कि when the refraction take place through the rectangular glass slab, then what happens, the incident angle, you can see here that the incident angle is equal to the emergent angle। ठीक है, ध्यान से सुनना कि when the refraction take place through the glass slab, then what happens, the incident angle is equal to the emergent angle। Now because the incident angle is equal to the emergent angle, so that the path of incident ray is parallel to the path of emergent ray। ठीक है, and the perpendicular distance between the path of incident ray and the path of emergent ray, ठीक है, is called lateral displacement। So this is a conclusion of this topic। ठीक है, तो हमने करा क्या है कि O2 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, यहाँ पे n कर दिया, O2n,
और ये O2n कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और ये एंगल कितना आएगा आपका I माइनस आर, क्योंकि कंप्लीट एंगल I है, उसमें से r को आप हटा दो तो ये कितना बच जाएगा, I माइनस आर हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये बन जाएगा, दूसरा इसको आगे एक्सटेंड कर दो, इसको m कर दो, और ये एंगल कितना है आपका r है। ठीक है, तो अब देखना थोड़ी सी टिक्नोमेट्री है ना, थोड़ी सी टिक्नोमेट्री है इसमें। यस सर। हाँ देखो, इसमें लेते हैं हम क्या, इन ट्राइंगल, तो ये ट्राइंगल लेते हैं। देखो ये ट्राइंगल हो रहा है आपके पास I माइनस आर, एक ये ट्राइंगल है, देखो O1 O2 N। ठीक है, सो इन ट्राइंगल O1 O2 N। ठीक है, O1 O2 N ये ट्राइंगल है अपने पास। ठीक है, इसमें हम लिखना चाहें साइन I माइनस आर, अगर मैं इसमें साइन निकालना चाहूँ, साइन I माइनस आर, तो साइन I माइनस आर कितना आ जाएगा बताओ इसमें। कॉस आर। अरे यार ट्राइंगल है ना ये, O1 O2 N। x अपॉन हाँ, सर x अपॉन O2 N डिवाइड बाय O1 O2 आएगा ना, O2 N एंड डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, ये O1 सर, O2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, थोड़ा और अच्छा लिखो, ये सर आ जाएगा, है ना, O1 O2 हो जाएगा। किसको समझ में नहीं आया बोलो। ठीक है, सर मेरे को नहीं आया है। नहीं आया, जब आप ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको यहाँ से O1 O2 N, ये ट्राइंगल बन रहा है ना O1 O2 N, इस O1 O2 N में आपको Yes, साइन sir. I माइनस आर निकालना है। तो साइन थीटा जब निकाला जाता है तो एंगल के सामने वाली आर्म, तो इसके सामने वाली आर्म कितनी आ जाएगी, O2N एंड डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, जो सबसे लंबी आर्म है, तो सबसे लंबी आर्म इसमें हाइपोटेनियस कितना आ परपेंडिकुलर बाय जाएगा, 1/2। हाइपोटेन्यूज। हाँ वो भी आप लगा सकते हो, वो भी आपको सिखा ही रखा है। ठीक है, तो आपका आ जाएगा O2N डिवाइड बाय O1 O2, पहली बात तो ये कर लेना आप। तो यहाँ से आपके पास क्या आया, O1 O2N डिवाइड बाय O1 O2। नाउ हाउ मच इज O2N, O2N कितना है, O2N इज x, O2N कितना है, x है आपका, तो यहाँ पर आपके पास कितना आ Yes. जाएगा, x डिवाइड बाय O1 O2। ये आपको करना है, इसको एक इक्वेशन करना। समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया एंजल, आ रहा है बेटा sir. समझ में। अब देखो Yes, sir. इन ट्राइंगल, अब आप ये वाला ट्राइंगल लो, देखो ये ट्राइंगल है आपका O1, या कुछ भी ले लो, MO1 O2, ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है जिसमें ये R एंगल है, MO1 O2 ये वाला ट्राइंगल लेते हैं हम। देखो सो ट्राइंगल MO1 O2, ठीक है, इसमें हम ले लेते हैं cos थीटा, cos R ले लेता हूँ मैं इसमें। ठीक है, तो cos R जो लोगे आप, तो cos R इज इक्वल टू कितना आएगा, देखो आप, m अपॉन O1 O2 Based by हाँ perpendicular. cos R इज इक्वल टू सर m कितना आएगा, अपॉन O1 O2, m अपॉन O1 O2 M upon O1M, O1 O2. Yes, sir. O1M डिवाइड बाय O1 O1M. O2। ठीक है, O1M Yes, sir. है ना बेटा, मैं सुन रहा हूँ सबकी, है ना, इसी आप ही मत सोचना सर सुन नहीं रहे। O1M डिवाइड बाय O1 O2, ठीक है, ये आ जाएगा, है ना। अब इसमें देखो बेटा O1M कितना है, देखना जरा, O1M तो इसकी थिकनेस हो गई T, है कि नहीं अंजल, सही है ना, Yes, O1M तो sir. इसकी थिकनेस हो गई T, है ना, तो अपन इसको थिकनेस कर देते हैं T, तो O1M तो आप कर दो T थिकनेस हो जाएगी, ये थिकनेस हो गई T, और जो आपको O1 O2 है उसको इधर रख दो O1 O2। अब आप देखो दो इक्वेशन हैं आपके पास, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन से इन क्या दोनों करो, को O1 डिवाइड कर O2 को, देते हैं। O1 O2 को इक्वलाइज कर देते हैं, तो O1 O2 इज इक्वल टू यहाँ से तो क्या आ जाएगा आपके पास, x डिवाइड बाय साइन I माइनस आर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आप देखो O1 O2 कितना आएगा, O1 O2 इज इक्वल टू T डिवाइड बाय कॉस आर आ जाएगा। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो ये आ गई आपके पास, एक इक्वेशन ये आ गई। अब O1 O2 को इक्वलाइज कर दो, तो इक्वेट करो, तो इक्वेट करोगे तो क्या आएगा बेटा, x डिवाइड बाय साइन I माइनस आर। I minus R. ठीक है, और इधर जाएगा t डिवाइड बाय कॉस आर। ठीक है, Yes, sir. आपको x चाहिए तो x इज इक्वल टू, अच्छा 1 अपॉन कॉस आर कितना होता है बताओ, 1 upon cos cos R. थीटा 1 क्या होता upon है, cos R sec R. सेक Sec थीटा आता होता है ना बेटा, सही है बिल्कुल। sec r। हाँ तो ये आ जाएगा सेक आर आ जाएगा, तो अब ये आपके पास क्या बन जाएगा, t सेक आर एंड साइन
I माइनस आर। ये आपके पास लेटरल जो डिस्प्लेसमेंट होता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है। सर इसको ऐसा भी तो कर सकते थे, जैसे साइन आई माइनस आर है तो साइन समथिंग थीटा तो कॉस समथिंग हो जाए। नहीं नहीं, गलत ऐसा हो कुछ नहीं जाएगा। करना, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है उसका फॉर्मूला क्या है आपके पास? लेटरल डिस्प्लेसमेंट का एक्स इज फॉर्मूला इक्वल्स टू क्या टी। है? सर टी टी रिप्रेजेंट, सर टी टाइम को रिप्रेजेंट करता है ना, अरे वो टाइम क्यों है, उसको थिकनेस है ना भाई, थिकनेस, ये लिखा है ना। सॉरी थिकनेस थिकनेस थिकनेस, हाँ, यस सर। थिकनेस को। तो आप देखो कि आपके पास इंसिडेंट एंगल आपको पता है इसमें, इस जो फॉर्मूला आपके पास आ रहा है उसमें क्या है, देखो इंसिडेंट एंगल दे रखा है, रिफ्रैक्टेड एंगल दे रखा है, ये भी आर भी रिफ्रैक्टेड एंगल है, और टी क्या है, थिकनेस ऑफ स्लैब है, ठीक है। अब इसमें से जो एक क्वेश्चन और बनता है वो बनता है कि भाई एक्स किस चीज पे डिपेंड करता है, एक्स डिपेंड्स अपॉन, एक्स किस किस पे डिपेंड करता है, ये आपको और ध्यान रखना है, ये भी आपके बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो x किस किस पे डिपेंड करता है, तो देखो x आपको एक सीधा दिख रहा है, t पर तो करता ही करता है, ठीक है। x इज प्रोपोर्शनल टू t, थिकनेस पे डिपेंड करेगा, एक तो ये ध्यान रखना। दूसरा x इज प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, जो भी ग्लास की, जैसे आपने यहाँ पर ग्लास की प्लेट ली है तो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगा ये, ठीक है। और थर्ड आपका डिपेंड करेगा ये सर x इज, इस फॉर्मूला में उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आ ही नहीं रही है। हाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं आ रही है बट सर रिफ्रैक्टेड एंगल पे भी तो डिपेंड करेगा। 1 सेकेंड, हाँ अब बता। देखो इसमें ऐसा है कि अब लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ये तो सीधी सी बात है, अगर मान लो कि जो भी आपने मटेरियल यूज करा, जो भी जो भी ग्लास, जैसे यहाँ पर अपनी क्या है, ग्लास स्लैब है, तो ग्लास स्लैब की थिकनेस पर डिपेंड करेगा, थिकनेस तो आई गई आपकी टी, यहाँ पर थिकनेस आ ही रही है,